मैं डॉक्टर आपके पुरोहित आज के व्याख्यान में आदर्श राज्य के अंतिम सिद्धांत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ दार्शनिक राजा पर आज हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। दार्शनिक राजा प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन कार्यों का संचालन करता है। उसने राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें क्षुधा या वासना की प्रधानता होगी, वे उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे। जिनमें सैनिक तत्व की प्रधानता होगी, जिनमें साहस तत्व की प्रधानता होगी, वे सैनिक वर्ग में आएंगे। और जिनमें विवेक की प्रधानता होगी, वे शासक वर्ग में सम्मिलित होंगे। तो देखें दार्शनिक शासक के बारे में प्लेटो के क्या विचार हैं। इसको बिंदुवार इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले मौलिक विचार। प्लेटो के जितने भी विचार हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्लेटो का अपना मौलिक विचार दार्शनिक शासक की अवधारणा है। दुनिया में आज तक कितने भी मनीषी हुए, चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, विचारक हुए, सब ने अपने अपने ढंग से ये बताया कि राजा को किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को सबसे बड़ा योद्धा होना चाहिए। किसी ने कहा राजा को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होना चाहिए। किसी ने कहा राजा को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। किसी ने कहा राजा को साम दाम भेद दंड के गुणों से युक्त होना चाहिए। किसी ने कहा राजा को सबसे बड़ा कुलीन होना चाहिए, कुलीन वंश से संबंधित होना चाहिए या राजवंश से उसका संबंध होना चाहिए। सभी विचारक अलग अलग अपने अपने ढंग से राजा के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, शासक के गुणों की चर्चा करते हैं। लेकिन दुनिया में पहला और आखिरी व्यक्ति प्लेटो था जिसने यह कहा कि सबसे बड़े बुद्धिमान को राजा होना चाहिए। मतलब राजा बनने का सबसे बड़ा गुण उसका सबसे बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, उसे विवेकशील होना चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। इस प्रकार से प्लेटो का यह मौलिक विचार माना जाता है। जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया तो वह प्लेटो अपने 7वें पत्र में लिखता है कि इस घटना के बाद में यह सोचने को बाध्य हो गया कि जब तक दार्शनिकों की श्रेणी शासक वर्ग में नहीं आएगी, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राज्य के राजकुमार दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक नगर राज्यों से बुराइयों को दूर करना संभव नहीं है। इस प्रकार से वह दर्शन शास्त्र का प्रशंसक बनता है और एक सामाजिक प्राणी से एक दार्शनिक बन जाता है। दूसरी चीज उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था ज्ञानियों का शासन स्थापित करना, ज्ञानी मतलब दार्शनिकों का शासन स्थापित करना और आने वाले आत्मज्ञानी व्यक्तियों को, दार्शनिकों को, सुकरातों को उनके जीवन की रक्षा करना। इस उद्देश्य से वह रिपब्लिक में आदर्श राज्य का प्रतिपादन करता है। तीसरी चीज, उसमें कौन कौन से व्यक्तिगत गुण होंगे, दार्शनिक शासक में कौन कौन से व्यक्तिगत गुण होंगे। तो वह सत्य का अन्वेषक होगा, सौंदर्य का उपासक होगा, ज्ञान का प्रेमी होगा, कंचन और कामिनी के मोह से युक्त होगा, वीतराग तपस्वियों की भांति जीवन यापन करने वाला होगा और न्याय के सिद्धांतों को जानने वाला होगा। देखिए कितने उत्कृष्ट गुण की अपेक्षा प्लेटो अपने दार्शनिक शासक में करता है। न्याय के विचार से युक्त होगा वह सत्य का अन्वेषक होगा, सत्य का प्रेमी होगा, वह निजी परिवार और निजी संपत्ति से वंचित होगा, अपने जीवन को पूरी तरह से राज्य की बलि वेदी पर न्यौछावर करने वाला होगा। उसमें ऐसी चीज विवेक की शक्ति उसे ईश्वर प्रदान करता है या प्रकृति प्रदान करता है। तो उसमें जो इतनी उच्च शक्ति है शरीर में या हमें जो भी गुण होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेक का तत्व होता है, वह विवेक के गुण से युक्त होता है। फिर उसकी शिक्षा कैसे होगी? उसकी शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक, 30 से 35 वर्ष तक, फिर 35 से 50 वर्ष तक वह सभी प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरने वाला, सभी प्रकार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान से युक्त होगा। वह दर्शन शास्त्र का सर्वाधिक ज्ञाता होगा और इस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। फिर 5वां शासन पद्धति।
प्लेटो के आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी, उसकी शासन पद्धति कैसे होगी। यदि एक व्यक्ति राजा बना, एक व्यक्ति दार्शनिक हुआ और वह राजा बना, तो देश की शासन व्यवस्था राजतंत्री होगी। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग शासक बनते हैं तो वह व्यवस्था कुलीनतंत्री होगी, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। देखिए, शासन व्यवस्था को मोटे तौर पर 3 रूपों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। यदि एक व्यक्ति शासक बनता है या राजा बनता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। यदि कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब 2, 3, 4, उससे ज्यादा नहीं, यदि कुछ लोग शासन करते हैं उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। और जहां पर पूरी जनता शासन करती है, मतलब जहां पर शासक वर्गों की संख्या अनेक में होती है, उसको प्रजातंत्र कहते हैं। ये शासन व्यवस्था के मोटे तौर पर 3 प्रकार हैं। तो प्लेटो कहता है कि यदि एक व्यक्ति दार्शनिक बनता है तो हमारी शासन व्यवस्था राजतंत्री होगी, और यदि कुछ व्यक्ति शासन बनते हैं तो वह कुलीनतंत्री व्यवस्था होगी, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। मतलब प्रजातंत्र का वह सबसे बड़ा आलोचक है, घोर आलोचक है। क्यों? क्योंकि एथेंस के प्रजातंत्र ने ही सुकरात को विस्वान का दंड दिया था। इसलिए प्लेटो अपनी शासन व्यवस्था को राजतंत्र या कुलीनतंत्र तक स्वीकार करता है। इसके बाद कानून की स्थिति। कानून की स्थिति, प्लेटो का आदर्श राज्य ऐसा राज्य होगा जहां पर कानून नहीं होंगे, कानून का अभाव होगा। कितनी उच्च विचार वाली चीज है ये, कि एक ऐसे राज्य का निर्माण करने के लिए प्लेटो प्रयत्नशील है जहां पर कानून ही नहीं होंगे। क्यों? जब सब कोई मानसिक रूप से इस प्रकार से प्रशिक्षित हो जाएंगे कि उन्हें अपना काम करना है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल करके जीवन यापन करना है, जब उनको शरीर और मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर दिया जाएगा तो फिर वहां पर कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई बीमार नहीं होगा, कोई इस प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, न पुलिस होगी, न जेल होगा, न न्यायपालिका होगी। इस प्रकार से प्लेटो का आदर्श राज्य कानून विहीन राज्य है, लॉलेस स्टेट। फिर प्लेटो अपने दार्शनिक शासक पर 4 प्रकार के नियंत्रण स्थापित करता है। 4 प्रकार के नियंत्रण कौन कौन से हैं? पहला है वह अमीरी और गरीबी पर नियंत्रण रखे। मतलब राज्य में ज्यादा अमीरी अथवा ज्यादा गरीबी बढ़ने न पाए, मतलब अमीरों और गरीबों के बीच ज्यादा खाई न हो। आज हम भारत में देखते हैं या अमेरिका में देखते हैं, दुनिया के किसी भी देश में देखिए, एक तरफ अरबपति खरबपति हैं, दूसरी तरफ फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति हैं। तो अमीरी और गरीबी की भी ज्यादा खाई बढ़ने न दे और राज्य का आकार बढ़ने न दे, क्योंकि राज्य का आकार यदि बढ़ेगा तो राज्य में एकता की स्थापना नहीं हो पाएगी, राज्य को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राज्य की भूमि, राज्य का क्षेत्रफल इतना ज्यादा न हो उसको संभालना मुश्किल हो जाए, इतना कम न हो कि राज्य में लोगों को रहने की असुविधा हो, तो राज्य के आकार पर भी नियंत्रण रखे। फिर जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, राज्य की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने न पाए। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो इसकी जिम्मेदारी दार्शनिक शासक पर होगी कि वह जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करे। तीसरा है न्याय। न्याय तो आदर्श राज्य का आधार है, और इसी न्याय को यदि कोई दार्शनिक शासक बदलना चाहे तो राज्य ही समाप्त हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब शासक को, दार्शनिक शासक को राज्य की न्याय व्यवस्था को या न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, वह न्याय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। और चौथा है शिक्षा। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इतनी उसकी अटूट श्रद्धा है उसके न्याय शिक्षा सिद्धांत में कि वह दार्शनिक शासक पर न्याय और शिक्षा को परिवर्तित न करने का आदेश देता है। यदि आप वाद्य यंत्र बजाते होंगे तो यदि वाद्य यंत्र के सभी तारों को एक निश्चित अनुपात में कस दिया जाए तो उस तारों से एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती, एक प्रकार के संगीत का निर्माण होता है। लेकिन यदि उनमें से किसी एक तार को यदि आप ज्यादा टाइट कर देते हैं या कम टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, तो पूरे संगीत, पूरा लय, पूरा धुन डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। फिर ये इतनी प्लेटो के दार्शनिक शासक की
विशेषताएं हैं या उसका सिद्धांत है। अब देखें आलोचना पर। आलोचना में सबसे पहला पॉइंट है अव्यावहारिक। प्लेटो के दार्शनिक शास्त्र की योजना अव्यावहारिक है। क्यों? क्योंकि प्लेटो स्वयं को जीवन के अंतिम समय में यह विश्वास हो चुका था कि दार्शनिक शासक की योजना बहुत कठिन है, यदि असंभव नहीं है तो भी कठिन तो है, और इसलिए प्लेटो की यह आदर्श राज्य की योजना या दार्शनिक व्यक्ति को शासक बनाने की योजना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। आज तक प्लेटो के मरे हुए लगभग 2500 वर्ष बीत चुके हैं। आज तक दुनिया में कितने दार्शनिक व्यक्ति शासक बने? केवल एक। कौन? और वही भारत में प्लेटो का सपना पूरा हुआ था जब डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, नाउ प्लेटोस ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड। प्लेटो का सपना आज पूरा हो गया। और यदि आप डॉक्टर राधाकृष्णन के 5 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे, विशेष करके जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और उस समय उन्होंने जो काम किया, कोई दूसरा राष्ट्रपति उतना बढ़िया काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि प्लेटो का यह आदर्श राज दार्शनिकों को शासक बनाने की योजना सफल नहीं हो सकती, व्यावहारिक नहीं है। दूसरी चीज, वह स्वयं असफल रहा। स्वयं कैसे असफल रहा? 40वें वर्ष के आसपास वह दियोनिसियस प्रथम को दार्शनिक शास्त्र का प्रशिक्षण देने लगा। लेकिन जब वह प्रशिक्षण देना शुरू किया तो दियोनिसियस प्रथम के निरंकुश शासन की आलोचना करनी शुरू की, विरोध करना शुरू किया। दियोनिसियस प्रथम इतना ज्यादा नाराज हुआ कि प्लेटो को उसने एक व्यापारी को बेच दिया। जब प्लेटो के मित्रों को पता चला, शिष्यों को पता चला कि प्लेटो को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, तो उसके शिष्यों ने पैसा चंदा किया और उस पैसे को व्यापारी को देकर के अपने गुरुदेव को मुक्त कराना चाहा। लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि मैं प्लेटो को जानता हूं, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, मैं इसके एवज में पैसा नहीं लूंगा और इसको मैं मुक्त करता हूं। और तब उस पैसे से प्लेटो के शिष्यों ने एथेंस आकर के एक जमीन खरीदा और वहां पर प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की। तो पहली बार प्लेटो 40वें वर्ष में असफल हुआ। जब वह 60 वर्ष का हुआ तो दियोनिसियस प्रथम का बेटा दियोनिसियस द्वितीय सिराक्यूज का शासक बना। उसने बुलाया प्लेटो को। फिर प्लेटो दूसरी बार गया, लेकिन दूसरी बार भी वह असफल होकर के लौटा। जब वह 65 वर्ष की आयु में पहुंचा तो प्लेटो तीसरी बार बुलावे पर फिर गया दियोनिसियस द्वितीय को दार्शनिक शास्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन तीसरी बार भी वह असफल होकर लौटा। जब जीवन में 3 बार वह स्वयं अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाया, तो यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की यह योजना स्वयं प्लेटो के लिए असफल सिद्ध हुई और वह किसी व्यक्ति को दार्शनिक शासक नहीं बना पाया। तीसरी आलोचना निरंकुशता। स्वाभाविक है, दार्शनिक शासक पर जो नियंत्रण प्लेटो ने स्थापित किया है वह बहुत कम है। दार्शनिक शासकों का निरंकुश शासन प्लेटो के आदर्श राज्य में स्थापित हो जाएगा। हम जिस प्रजातंत्र को आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कहकर उसकी तारीफ करते, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिकों का निरंकुश शासन स्थापित हो जाएगा और निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए प्लेटो को उपाय नहीं किया है। फिर है व्यक्ति मशीन का पूर्जा मार्ग। प्लेटो आदर्शवाद का जनक है। वाद, आदर्शवाद किसे कहेंगे? एक चीज मैं आपको बता दूं, वाद राजनीति विज्ञान में जितने भी वाद हैं, ये सभी वाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है, प्रश्न यह है कि व्यक्ति बड़ा है या राज्य बड़ा है। यदि व्यक्ति के अधिकारों को, स्वतंत्रता को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो राज्य का हित इससे प्रभावित होगा। यदि राज्य के हितों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो व्यक्ति के अधिकार खंडित होंगे। तो व्यक्ति बड़ा है या राज्य बड़ा है?
एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। एक व्यक्ति अंतर जाति विवाह करता है, परिणाम क्या होगा? घर में उसका विरोध होगा। व्यक्ति कहेगा, पुत्र कहेगा जिसने अंतर जाति विवाह किया, मुझे व्यक्तिगत अधिकार है कि मैं अपनी इच्छा से किसी भी युवती से विवाह कर सकूं। यहां पर परिवार बड़ा होगा या राज्य बड़ा होगा? परिवार बड़ा होगा या व्यक्ति बड़ा होगा? यदि व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा है, कहेंगे व्यक्ति के अधिकार को यदि मान्यता देंगे, परिवार की बदनामी होगी। और यदि परिवार बड़ा है कहेंगे तो व्यक्ति के अधिकार यहां पर खंडित होंगे, व्यक्ति के अधिकार यहां पर खत्म हो जाएंगे। तो ये जो व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, उसको वाद या विचारधारा कहते हैं। विचारधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विचारक अपनी एक बात कहता है, उसके बाद दूसरा तीसरा और भी विचारक आते जाते हैं। उसी विषय के संबंध में जब अपने अपने मतों को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो विचारों की एक श्रृंखला से बन जाती है, उसको विचारधारा कहते हैं। तो जितने भी वाद हैं, ये सब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। आदर्शवाद का जनक प्लेटो है, और प्लेटो का आदर्श राज्य जो है आदर्शवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जहां आदर्शवाद होता है वहां पर राज्य बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। और राज्य बड़ा होता है मतलब राज्य की निरंकुशता व्यक्ति पर स्थापित होगी, व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का पुर्जा मात्र बनकर रह जाएगा। जैसे आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही पंखे को चलना चाहिए। यदि पंखा नहीं चला तो आप क्या करेंगे? ठोक पीट करेंगे, स्क्रू ड्राइवर ला करके उसको कसेंगे, उसको ढीला करेंगे, जो भी हो करेंगे, लेकिन स्विच ऑन होते ही पंखा चलना चाहिए। और यदि फिर भी पंखा नहीं चला, क्या करेंगे? पंखा को उतार देंगे, फेंक देंगे। इसी प्रकार से राज्य जब भी आदेश दे, व्यक्ति को उसका सिर झुका करके पालन करना चाहिए। और यदि पालन नहीं किया, जेल। तो राज्य रूपी मशीन का पुर्जा मात्र बन करके प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति रह जाता है। उसके बाद व्यवहार शून्य। व्यवहार शून्य होता है क्योंकि दार्शनिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन व्यक्ति को विचारशील बना देता है। वह अपने आप बात करते रहता है, उसका मन मस्तिष्क एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता, वह विभिन्न विषयों पर चिंतन विचार मनन करते रहता है। और जब वह हमेशा चिंतन मनन करते रहेगा तो वह देश को किस प्रकार से चलाएगा, शासन का संचालन किस प्रकार से करेगा। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो दार्शनिक होते हैं व्यवहार शून्य होते हैं। और अंतिम आलोचना की जाती है अयोग्य। दार्शनिक शासक अयोग्य होता है। क्यों? राज्य का शासन संचालित करने के लिए उसे राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, सैन्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, मानव मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, न कि दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करोगे, शासन का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए राजा को राजनीतिक भी होना चाहिए, उसमें कूटनीति का भाव भी होना चाहिए, और तभी राज्य का शासन संचालित हो सकता है। जॉबेट इसके बारे में सबसे बढ़िया बात कहता है कि दार्शनिक या तो भूतकाल में बहुत पीछे की ओर देखता है या भविष्य में बहुत आगे तक देखता है, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताओं से उसका संबंध नहीं होता। ये प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की आलोचना है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की सबसे बड़ी महानता है कि उसने बुद्धि को महानता दी है। जिस प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में बुद्धि का शासन होता है, विवेक का शासन होता है, इसी प्रकार से प्लेटो ने कहा कि राज्य में सबसे बड़ी बुद्धिमान, सबसे बड़ी विवेकशील व्यक्ति का शासन होना चाहिए, और तभी नगर राज्यों से बुराइयों का अंत हो सकता है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अभी एक सुकरात को एथेंस ने मार डाला विषपान का दंड दे करके। आने वाले समय में और भी ऐसे कई सुकरात आएंगे, कई ज्ञानी व्यक्ति आएंगे, दार्शनिक व्यक्ति आएंगे। क्या इन सबको इसी प्रकार से अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी? तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर दार्शनिकों का शासन हो, जो ज्ञानियों के जीवन की रक्षा कर सके। और इस प्रकार से प्लेटो अपने आदर्श राज्य की योजना को स्थापित करता है। यह है प्लेटो का
दार्शनिक शासक। प्लेटो के चारों सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया, चर्चा की हमने आपसे, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, फिर दार्शनिक शासक। अब अंत में एक समग्र रूप से आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं हमने देखी। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला है राज्य एक नैतिक संस्था। प्लेटो का आदर्श, प्लेटो का राज्य, प्लेटो के विचार से राज्य एक नैतिक संस्था है जहां पर के रह करके व्यक्ति अपने सर्वोच्च नैतिकता का, अपने विवेक का विकास कर सकता है। मतलब राज्य के बाहर व्यक्ति का जीवन संभव हो सकता है, लेकिन मानवोचित गुणों का विकास राज्य में ही रह करके हो सकता है। दूसरा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप। द स्टेट इज अ मैन रिट लार्ज, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। प्राचीन भारत में भी कहा गया है, जो चीज सूक्ष्म रूप में शरीर में पाई जाती हैं, वही चीजें बृहद रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। प्लेटो भी कहता है व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है, व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर नहीं है। और राज्य, और इस प्रकार से प्लेटो कहता है, प्लेटो एकता का इतना बड़ा पक्षधर है कि वह कहता है कि जिस प्रकार से उंगली में चोट लगने से पूरा शरीर इस पीड़ा को अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार से राज्य में यदि एक व्यक्ति पर कोई संकट आया तो पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित होगा। इस प्रकार से प्लेटो पूर्ण एकता का पक्षधर है, पूर्ण एकता जहां पर विभिन्नताएं नहीं होंगी। तीसरा, राज्य की सर्वोच्चता। वह आदर्शवाद का प्रणेता है, तो स्वाभाविक है राज्य सर्वोच्च होगा। राज्य सर्वोच्च होगा मतलब व्यक्ति के हित, व्यक्ति की स्वतंत्रता का यहां पर कोई महत्व नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। चौथा, न्याय राज्य का आधार है। न्याय राज्य का मूल आधार है। न्याय पर ही प्लेटो का आदर्श राज्य टिका हुआ है। और रिपब्लिक का एक उपशीर्षक भी उसने दिया, डिकाएग्रस पॉलिटिकस, न्याय विषयक, राजनीतिक न्याय विषयक। तो प्लेटो का आदर्श राज्य पूरी तरह से न्याय पर आधारित है। फिर कार्य विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, ये प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण देन है और ऐसी देन है जो आज भी इस दुनिया में चल रहा है। हर काम विशेषीकरण के आधार पर संचालित होता है। जो कार्य विशेषीकरण और दूसरा श्रम विभाजन, हर व्यक्ति का श्रम, हर व्यक्ति का काम विभाजित होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति का काम निर्धारित होना चाहिए। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, वहां पर हर कर्मचारी का काम निर्धारित होता है, निश्चित होता है, और कोई भी एक कर्मचारी या अधिकारी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सब एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं। और इस प्रकार से श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण, ये आज भी हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं, और इसके आधार पर हम अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। फिर 3 वर्ग, उसने आदर्श राज्य के लोगों को 3 गुण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया और तीनों को कहा कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। आप अपना अपना काम करिए, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए। फिर शिक्षा पद्धति, प्लेटो की शिक्षा पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह आयु के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को शिक्षा देता है। जिस आयु में व्यक्ति विद्यार्थी होगा उसी आयु के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। वह मन और शरीर दोनों के विकास की बात करता है, न तो एकांगी विकास हो और न ही कोई अधिक या कम विकास हो। आप देखिए पूरे भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें केवल सबसे ज्यादा मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, शारीरिक विकास पर नहीं। लेकिन प्लेटो कहता है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। जैसा शरीर होगा, यदि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है, हम हमेशा हाय हाय करते रहें, तो हम आगे चल के क्या कर सकते हैं? अपना निर्धारित काम भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। फिर दार्शनिकों का शासन, प्लेटो का आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन होगा। आगे है साम्यवाद, प्लेटो के आदर्श राज्य का यह तीसरा स्तंभ है साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद। कोई लोभ नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई भूख नहीं। सैनिक और शासक वर्ग, इनका काम राज्य की रक्षा करना है। ईश्वर ने उनको अलौकिक शक्ति दी है, उन्हें साहस दिया है, उनमें विवेक दिया है। और जब ईश्वर ने इस प्रकार से उनको क्षमता दी है तो वे तुच्छ भौतिक पदार्थों के पीछे भागेंगे, सोना चांदी के पीछे भागेंगे। शर्म की बात है।
एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है। मेरा ख्याल है कि 80 या 84 के आसपास जब ओलंपिक हुआ तो भारत की टीम ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा असफल हुआ। सैकड़ों की संख्या में भारत से प्रतियोगी पहुंचे थे, लेकिन शायद 1 या 2 को कांस्य पदक ऐसा कुछ मिले थे। तो भारत के एक हिंदी के व्यंग्यकार ने व्यंग किया था कि ये जो लोग असफल होकर के लौटे हैं, ये असफल होकर नहीं लौटे हैं, ये भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन यह कहता है तुच्छ सोना चांदी भौतिक पदार्थों के पीछे आप दौड़ेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये सोना चांदी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनको अलौकिक क्षमता, अलौकिक शक्ति दिया है। फिर समान अधिकार, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देने की वकालत प्लेटो अपने आदर्श राज्य में करता है। और आज भी देखिए, स्त्री पुरुषों के समान अधिकार की चर्चा हम इस जमाने में भी करते हैं। फिर कानून का अभाव, यह महत्वपूर्ण है। कानून का अभाव व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, लेकिन सोच, व्यक्ति की सोच के स्तर को देखिए, कितनी ऊंची बात कहता है कि हम एक ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जहां पर कानून ही नहीं होगा, सब कोई अपना अपना काम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये कितना विश्वास है प्लेटो को कि कानून के अभाव में भी राज्य का संचालन हो सकता है और एक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। और आखिरी है, प्रशासन करना एक कला है। प्रशासन करना कला है और इस कला के जानकार व्यक्ति को ही प्रशासक होना चाहिए। इसलिए प्लेटो अपने राज्य के दार्शनिकों को लंबी अवधि तक शिक्षा देने की बात करता है, ताकि उनको जीवन का, शासन प्रशासन का, हर चीज का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान हो जाए। ये प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषताएं हुई। इसी के साथ प्लेटो का चैप्टर यहां पर मैं समाप्त करता हूं और मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्लेटो के बारे में मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक लगभग 800 या 900 पेज में जो लिखी हुई है, उसमें विभिन्न सिद्धांतों को यदि हम देखें तो उसको केवल प्लेटो को पढ़ाने के लिए कम से कम 1 माह से ज़्यादा का समय चाहिए। मतलब कि 30, 40, 50 लेक्चर में भी प्लेटो को हम पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था या पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो प्लेटो और अरस्तु, इन 2 विचारकों पर हमारा अध्ययन का जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बीत जाता था। तो प्लेटो और अरस्तु हमारे मनोमस्तिष्क में, दिलो दिमाग में पूरा गहराई तक जमा हुआ है। और मेरा यह भी दावा है कि यदि आप प्लेटो और अरिस्टोटल पढ़ लेते हैं तो आप राजनीति विज्ञान का लगभग 75% ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि रिपब्लिक हो चाहे पॉलिटिक्स हो, उसमें ऐसे बीज तत्व हैं जिसके आधार पर आप जो चाहें, जिस चीज की आप खोज करना चाहें, इन पुस्तकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ भले ही प्लेटो मर गया, लेकिन प्लेटोवाद आज भी जीवित है। और इस प्रकार से एमर्सन का कथन भी सही हो जाता है, सही साबित होता है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। आप सभी को धन्यवाद।